नमस्कार दोस्तों, जाकिर सर जी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, जितने भी राजस्थान के एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें राजस्थान अध्ययन जो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 की और 11, 12 की जो आरबीएससी की सिलेबस में हैं, उनसे बार बार राजस्थान के जो एग्ज़ाम उनमें सवाल पूछे जा रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने क्लास आरबीएससी की 8वीं की ये राजस्थान अध्ययन की पूरी किताब का एक सारांश आपके साथ साझा कर रहा हूँ। निश्चित तौर पर इस क्लास का फ़ायदा आने वाले एग्जामों में आपको मिलेगा, तो अंत तक इस वीडियो में बने रहना है। चलिए फिर शुरू करते हैं क्लास 8 की आरबीएससी की राजस्थान अध्ययन। हुडा सम्मेलन। हुडा सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 17 जुलाई 1734 को। 17 जुलाई 1734 को हुआ था। ध्यान रखना आपको, हुडा सम्मेलन है वो 17 जुलाई 1734 को हुआ था। और ये हुडा जो जगह है वो भीलवाड़ा में है और इसकी अध्यक्षता की थी वो महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। मेवाड़ के शासक थे महाराणा जगत सिंह द्वितीय, इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो ये ध्यान रखना आपको कि हुडा सम्मेलन कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 को, और इसकी अध्यक्षता की थी महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। और इस हुडा सम्मेलन को करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आपको। बिल्कुल ये स्टार क्वेश्चन बनेगा कि हुडा सम्मेलन क्यों हुआ था। क्यों हुआ था? ये हुआ था मराठाओं की बढ़ती शक्ति को रोकना। पेशवा, बाजीराव, इनकी जो मराठा ताकत थी ये राजस्थान में अपने हस्तक्षेप कर रही थी। राजस्थान की राजनीति में हस्तक्षेप हो रहा था इनका। इनकी राजनीति को बढ़ते हस्तक्षेप को राजनीति में रोकने के लिए हुडा सम्मेलन बुलाया गया। इस हुडा सम्मेलन में और भी कई शासक शामिल हुए थे, जिनमें जयपुर से हुए थे सवाई जय सिंह, जोधपुर से अभय सिंह, नागौर से बख्त सिंह और कोटा से दुर्जन साल। तो ये भी एक सवाल बनता है कि हुडा सम्मेलन में निम्न में से कौन सा शासक शामिल नहीं था। तो ये आपको 4-5 नाम आपको याद रखने हैं। अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी और शामिल कौन हुए थे? जयपुर से सवाई सिंह, जोधपुर से अभय सिंह और बख्त सिंह नागौर से और दुर्जन साल कोटा से। चलिए नेक्स्ट, राजमहल और बगरू के युद्धों का संबंध किससे है? ये था जयपुर के उत्तराधिकार संघर्ष से था। जयपुर के उत्तराधिकार संघर्ष से था। और ये संघर्ष किनके मध्य हुआ था? ये हुआ था माधो सिंह और ईश्वर सिंह के। माधो सिंह और ईश्वर सिंह के बीच में ये संघर्ष हुआ था। और इस संघर्ष में माधो सिंह विजय रहा था। माधो सिंह विजय रहा था। गोविंदराज नाटाणी के कुटिलता कह सकते हैं या उनकी चालाकी की वजह से ईश्वर सिंह ने आत्महत्या कर ली और इस तरीके से माधो सिंह इस युद्ध में विजय हुआ था, इस उत्तराधिकार संघर्ष में। तो ऐसे सवाल आ सकता है कि राजमहल और बगरू के युद्ध किनसे संबंधित है। जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष किनके मध्य हुआ था? जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था राम सिंह और बख्त सिंह के मध्य। राम सिंह और बख्त सिंह के मध्य। नेक्स्ट है मेवाड़ उत्तराधिकार संघर्ष किनके बीच में? ये रतन सिंह और हरि सिंह। रतन सिंह और हरि सिंह के मध्य। तो ये 3 उत्तराधिकार संघर्ष है जो कक्षा 8 की किताब में दे रखे हैं। जयपुर जो राम सिंह और माधो सिंह के बीच में हुआ था उत्तराधिकार संघर्ष। जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था। जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था, ये हुआ था राम सिंह और बख्त सिंह। और इसी तरीके से मेवाड़ का हुआ था वो रतन सिंह और हरि सिंह। मराठों का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप हुआ था वो बूंदी रियासत में होता। ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि मराठाओं का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप कहाँ हुआ था? बूंदी रियासत में। नेक्स्ट है अंग्रेजों के साथ सर्वप्रथम संधि करने वाला राज्य भरतपुर था, 1803 में की थी। अंग्रेजों के साथ सबसे अंत में संधि करने वाला राज्य था सिरोही। तो ये दोनों फैक्ट भी आपको याद रखना है। प्रथम भरतपुर था और अंत में सिरोही था।
और राजपूताना के अधिकतर राज्यों का अंग्रेजों के साथ संधि काल माना जाता है, ये 1817-18, ये याद रखना आपको। ज़्यादातर जो संधियाँ हुई थी वो 1818 में हुई थी। इस वजह से आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान में अंग्रेजों के साथ ज़्यादातर संधियाँ रियासतों ने 1818 के अंतर्गत की थी, 17 और 18 के अंतर्गत, तो ये संधि काल माना जाता है। अब नेक्स्ट है वो 1857 की क्रांति से संबंधित हैं। नसीराबाद की छावनी को किसने लूटा? ये लूटा था डूंगजी, जवार जी और लोठू जाट ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। सवाल ऐसे आ सकता है कि निम्न में से किसने नसीराबाद की छावनी को नहीं लूटा? डूंगजी, जवार जी, लोठू जाट दे सकता है और एक ऑप्शन को दूसरा आ सकता है, तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। अब राजस्थान में बटालियन की स्थापना हुई थी, मेरवाड़ा बटालियन हुई थी। ब्यावर में मेरवाड़ा बटालियन 1822 में स्थापना की गई। शेखावाटी ब्रिगेड 1834 में, जोधपुर लीजियन 1835 में और मेवाड़ भीलकोर 1841 में। नेक्स्ट 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं। फैक्ट है, मेवाड़ में मेजर सोवर्स था, मारवाड़ में मोक मेसन था, जयपुर में कर्नल ईडन और कोटा में कैप्टन बटन। ये चारों नाम आपको याद रखने हैं। ये चारों नाम आपको याद रखने हैं। मेवाड़ में सोवर्स, मारवाड़ में मेसन, जयपुर में ईडन और कोटा में बटन। और 1857 की तत्कालीन एजीजी कौन था? एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ये अंग्रेजों का सर्वोच्च अधिकारी होता था राजस्थान में, जो माउंट आबू में बैठता था। इसका मुख्यालय माउंट आबू और अजमेर दो जगह था, तो माउंट आबू में बैठता था सर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1857 के समय एजीजी कौन था? सर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये भी ध्यान रखना है। और राजस्थान की जो 1857 क्रांति, उस समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 6 थी। 6 सैनिक छावनियाँ थी। ये भी आपको नाम याद रखने हैं। नसीराबाद में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ये थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है आपको कि नसीराबाद में जो छावनी थी उसका क्या नाम था। या ऐसा आ सकता है कि नसीराबाद में जो क्रांति हुई थी किस बटालियन ने किया था? वो था 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नीमच में जो ग्वालियर में थी, मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट। एरिनपुरा पाली में जोधपुर लीजियन थी। देवली टोंग में है, वहाँ पर कोटा कंटिजेंट थी। ब्यावर में मेर रेजिमेंट और खेरवाड़ा उदयपुर में पीएल रेजिमेंट। तो इस तरीके से यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि राजस्थान में 1857 क्रांति इस समय कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 6 थी। कौन कौन सी थी? नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली, ब्यावर और खेरवाड़ा। और इसमें कौन कौन सी रेजिमेंट काम कर रही थी वो भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के तत्कालिक कारण क्या थे? ऐसे तो बहुत कारण थे, धार्मिक, राजनीतिक, लेकिन तात्कालिक कारण क्या था? यह था जो सैनिकों को जो राइफल दी जाती थी उसका नाम था एनफील्ड राइफल। इसके जो कारतूस होते थे उनके ऊपर गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग करना, और उस कारतूस को, चर्बी को हटाने के लिए मुंह से, दांतों से उस चर्बी को हटाया जाता था, जिस चर्बी थी गाय और सुअर की। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तात्कालिक कारण में एनफील्ड राइफलों के ऊपर, कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग करना 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था, जो मेरठ में हुआ था 10 मई 1857 को। मंगल पांडे के नेतृत्व में। तो ये ध्यान रखना आपको। अब राजस्थान में हुआ था, वो था सबसे पहला जो क्रांति हुई थी वो नसीराबाद छावनी में हुई थी। कौन सी थी वहाँ पर? 15वीं बंगाल इन्फेंट्री। ये ध्यान रखना है। नसीराबाद में हुई थी। ये थोड़ा 38 मई यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर 28 मई है। 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में विद्रोह हुआ था। यहाँ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और वहाँ पे जो अंग्रेज अधिकारी थे वुड और न्यूबरी, उनकी हत्या कर दी। वुड और न्यूबरी की, ये भी ध्यान रखना आपको। तो 1857 की जो क्रांति के राजस्थान में शुरुआत हुई थी वो नसीराबाद से हुई थी। फिर हुई थी नीमच में 3 जून 1857 में। तो इनका क्रम भी आप याद रखना, उसी प्रकार से मैंने दे रखा है। नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, आउवा, कोटा, ये आपको क्रम भी याद रखना है। नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, आउवा और कोटा, ये आप क्रम भी याद रखना है।
नीमच छावनी का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था मोहम्मद अली बेग ने। और ये नीमच छावनी के जो सैनिक थे वो इनको सहायता दी थी शाहपुरा के जागीरदार ने। ये भी थोड़ा फैक्ट ध्यान रख लेना नज़र में। अगला हुआ था नेरिनपुरा की जो छावनी थी वहाँ पर 21 अगस्त 1857 को। और यहाँ का जो नेतृत्व किया था, ये नया टॉपिक है, नया फैक्ट है, मोती खान, शीतल प्रसाद और तिलोक राम। तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखना, मोती राम, शीतल प्रसाद और तिलोक राम ये किस क्रांति से संबंधित हैं, किस छावनी से संबंधित है? एरिनपुरा की जो क्रांति हुई थी छावनी की उसमें। और दिल्ली चलो मारो फिरंगी, दिल्ली चलो मारो फिरंगी ये नारा किसने दिया था? ये एरिनपुरा छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया था। नेक्स्ट हुआ था वो था आवा की, जो आवा की छावनी थी वहाँ पर होता सितंबर 1857 में। और नेता कौन थे? ये आपको ज़्यादातर पता भी रहता है। नेता कौन थे? नेता थे आवा की जो क्रांति हुई थी उस वहाँ के ठाकुर कुशाल सिंह वहाँ के नेता थे। ये भी ध्यान रखना आपको, ठाकुर कुशाल सिंह वहाँ के नेता थे। नेतृत्व क्या? इनके नेतृत्व में सितंबर 1857 को एक बिठूड़ा का युद्ध हुआ था जिसमें कैप्टन हीत और तख्त सिंह जोधपुर की संयुक्त सेना को हराया था। बिठूड़ा का युद्ध कैप्टन हीत अंग्रेज कैप्टन था और तख्त सिंह इनको संयुक्त सेना को हराया था। चेलावास का युद्ध हुआ था। आवा की सेना के पीए का मतलब पॉलिटिकल एजेंट मोक मेसन का सर काट कर किले पर लट गया। तो ये सवाल आ सकता है आपको कि मोक मेसन का सर काट कर कौन से किले पर लटकाया गया? आवा के किले पर। और क्रांति का दमन किसने किया था? फिर यहाँ पर बिठूड़ा और चेलावास ये दो युद्ध जब जीत गए ठाकुर कुशाल सिंह की जो संयुक्त सेना थी वो क्रांतिकारियों की, तब यहाँ पर होम्स, अंग्रेज अधिकारी होम्स था। 1858 जनवरी में यहाँ पर सेना लेकर आया और ठाकुर कुशाल सिंह को हरा दिया या आवा की क्रांति का दमन कर दिया। ये नेक्स्ट फैक्ट है, वो ध्यान रखना आपको। स्थानीय लोगों द्वारा आज भी लोकगीतों में आवा की क्रांति का गुणगान होता है। तो ऐसे सवाल आ सकता है, निम्न में से कहाँ के क्रांतिकारियों का 1857 की क्रांति में गुणगान आज भी वहाँ के लोकगीतों में होता है? तो वो थी आवा की क्रांति। नेक्स्ट था कोटा का जन विद्रोह। इसको यही कहते हैं कोटा का जन विद्रोह। जनता ने किया था 15 अक्टूबर 1857 को। और यहाँ के जो नेतृत्व किया था वो लाला जयदयाल और मेहराबान, ये याद रखना आपको। कोटा का जो नेतृत्व किया था वो लाला जयदयाल और मेहराब खान ने किया था। और ये सबसे सुनियोजित और सुनियंत्रित क्रांति थी ये कोटा में। मेजर बर्टन का सर काट कर कोटा शहर में घुमाया, ये भी ध्यान रखना है। मेजर बर्टन का सर काट कर कौन से किले पर लटकाया गया? कोटा की। और यहाँ के जो शासक थे राम सिंह द्वितीय, इनको क्रांतिकारियों ने किले में कैद कर दिया और यहाँ जनता ने भी भाग लिया। इसलिए 1857 की क्रांति में कोटा का जो विद्रोह था उसे जन विद्रोह भी कहते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित है कि राजस्थान की 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है कि जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी। ये थी 21.31। सर्वाधिक बाड़मेर में थी और न्यूनतम गंगानगर में थी। और 16 जिले ऐसे हैं जिनकी वृद्धि दर राजस्थान की जो वृद्धि दर थी 21.31 इनसे अधिक रही थी। ये फैक्ट भी याद रखना है। तो सर्वाधिक बाड़मेर और न्यूनतम गंगानगर, ये भी ध्यान रखना है। जनघनत्व राजस्थान का 200 था 2011 की जनगणना के अनुसार। जनघनत्व प्रति 1000 किलोमीटर में निवासित वहाँ की जो जनसंख्या होती है उसे जनघनत्व कहते हैं। और राजस्थान में 200 व्यक्ति प्रति किलोमीटर यहाँ का जनघनत्व था। और सर्वाधिक जयपुर में, जयपुर अलवर, ये ध्यान रखना आपको। सर्वाधिक जयपुर में, उसके बाद में अलवर में। और न्यूनतम है वो जैसलमेर, न्यूनतम जैसलमेर। और 19 जिले ऐसे हैं जिनका जनघनत्व राजस्थान के जनघनत्व से अधिक है, ये ध्यान रखना है। 19 जिले ऐसे हैं जिनका जनघनत्व 200 व्यक्ति प्रति किलोमीटर से भी ज़्यादा है। और ये भी ध्यान रखना आपने, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जिसमें 130 व्यक्ति प्रति किलोमीटर वहाँ का जनघनत्व था।
और पूर्वी मैदान में 332। तो पश्चिम में कम है और पूर्वी में ज़्यादा है। तो वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, वहाँ मैदान है पूर्वी प्रदेश में, इस वजह से वहाँ रोजगार के साधन अधिक हैं, इस वजह से यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। ये फैक्ट भी ध्यान रखना आपको। विश्व में सर्वाधिक जन घनत्व वाला मरुस्थल थार का मरुस्थल है। विश्व में सर्वाधिक जन घनत्व वाला मरुस्थल अगर कोई है तो थार का मरुस्थल है। 2011 के अनुसार जनसंख्या, जयपुर की जनसंख्या सबसे ज़्यादा राजस्थान में जनसंख्या और जयपुर की है, 10% है पूरी जनसंख्या में लगभग, जो सर्वाधिक है। और जैसलमेर की जनसंख्या लगभग 1% है, जो सबसे न्यूनतम है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर और न्यूनतम वाला जैसलमेर। और जनसंख्या में राजस्थान में कितनी भागीदारी 10% की जयपुर की है, 1% जैसलमेर की। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में 40% जनसंख्या निवासित है, जबकि पूर्वी मैदानी प्रदेश में 33% है। लिंगानुपात राजस्थान का 2011 की जनगणना अनुसार 928 है, ये भी ध्यान रखना आपको। सर्वाधिक डूंगरपुर में है और न्यूनतम धौलपुर में 846। और 0 से 6 आयु वर्ग का, ये आपको स्पेशली याद रखना है, 0 से 6 आयु वर्ग का जो लिंगानुपात है वो 888 है। साक्षरता दर 66.11 है 2011 के अनुसार, सर्वाधिक कोटा में और न्यूनतम जालोर में। पुरुष साक्षरता भी ध्यान रखना है, 79.19% है, सर्वाधिक झुंझुनू में है और न्यूनतम प्रतापगढ़ में है। महिला साक्षरता 52.12, जो पूरे भारत में सबसे कम है, सर्वाधिक कोटा में है और न्यूनतम जालोर में है। और राजस्थान में शहरी जनसंख्या 25% है, यानी 75% जनसंख्या आज भी गाँव में निवासित हैं। और सर्वाधिक कोटा में है और न्यूनतम डूंगरपुर में, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है राजस्थान अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 13.5%। राजस्थान की कुल जनसंख्या में 13.5% है वो एसटी की जनसंख्या है। और सर्वाधिक जनजाति है वो कौन सी? मीणा पाई जाती है, मीणा जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक है। और मीणा जनजाति कहाँ पाई जाती है विशेष थे? पूर्वी मैदानी प्रदेश, जयपुर, अलवर, भरतपुर इनमें, और हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, ये ध्यान रखना आपको। मीणा जनजाति कहाँ पाई जाती है? पूर्वी मैदानी प्रदेश और हाड़ौती क्षेत्र में। भील जनजाति उसके बाद में आती है जनसंख्या में, ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सिरोही। ये दक्षिणी राजस्थान जिसे वांगड़ प्रदेश कहते हैं, वांगड़ प्रदेश में स्पेशल पाई जाती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सिरोही। उसके बाद में ग्रासियाँ हैं, ये आबू रोड और पिंडवाड़ा सिरोही में पाई जाती है। आबू रोड और पिंडवाड़ा सिरोही, ऐसे आ सकता है। ग्रासियाँ निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं राजस्थान में? आबू रोड और पिंडवाड़ा, विशेष थे सिरोही जिले में। शेरिया, ये शाहबाद, किशनगंज, बारा में, ये भी ध्यान रखना है। डामोर, शिमलवाड़ा, डूंगरपुर में, और सांसी, भरतपुर में, ये भी ध्यान रखना है। भरतपुर में, सांसी कहाँ पाया जाता है? भरतपुर में। और ये फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखना है, मोस्ट है। भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह में शामिल कौन सी जनजाति है? ये है शेरिया। भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह का एक लिस्ट है, उसमें शेरिया जनजाति को शामिल किया है। अब उद्योगों से संबंधित हैं। राजस्थान में कुटीर और लघु उद्योगों विकास के लिए एक संस्था है जिसके राजस्थान लघु उद्योग निगम कहते हैं। राजस्थान लघु उद्योग निगम, इसका मुख्यालय जयपुर है। मेरिनो खादी प्रसिद्ध जैसलमेर और जोधपुर की है, ये भी ध्यान रखना आपको। मेरिनो खादी कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर और जोधपुर की। और राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग, जिसको हम टेक्सटाइल कहते हैं। ये इस नाम टेक्सटाइल उद्योग, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन है और सबसे ज़्यादा इसी उद्योग में लोग रोजगार प्राप्त करते हैं। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान में प्रथम मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1899 में ब्यावर में, ध्यान रखना है। प्रथम मिल कौन सी थी? ब्यावर में। और राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को। और राजस्थान की वस्त्र नगरी भी क्यों कहते हैं? भीलवाड़ा को, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक टेक्सटाइल मिलें हैं। स्पिन फेड क्या है? ये आपको ध्यान रखना है। स्पिन फेड, राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जीनिंग मिल संघ, ये इसका पूरा नाम है स्पिन फेड का। ये इसका मुख्य काम क्या है? यह है सहकारी और निजी वस्त्र मिलों पर नियंत्रण, संचालन और निर्देशन का काम। तो ऐसे आ सकते हैं अलग अलग। ये चारों फैक्ट आपको, चारों पांचों याद रखने हैं कि स्पिन फेड के बारे में कौन सी बात गलत है। तो राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जीनिंग मिल इसका संघ, इसका पूरा नाम है। और इसका मुख्य काम है सहकारी और निजी वस्त्र मिलों पर नियंत्रण, संचालन और निर्देशन का कार्य। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1993 में। और इसमें जो 3 मिलें थी
उनको शामिल किया गया। हनुमानगढ़, गंगापुर और गुलाबपुरा, इन तीनों को मिलाकर स्पिन फेड की स्थापना की गई। कब? 1 अप्रैल 1993 को। अगला सीमेंट उद्योग। राजस्थान में सीमेंट उद्योग का प्रथम कारखाना कहाँ है? लाखेरी, बूंदी में। यह याद रखना है, लाखेरी बूंदी में। ब्यावर में सूती वस्त्र का था, दाकर्षणा मिल, और लाखेरी बूंदी ये सीमेंट उद्योग का प्रथम कारखाना है। और सीमेंट उद्योग के लिए राजस्थान का जो आदर्श जिला है वो चित्तौड़गढ़। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये स्टार वाला क्वेश्चन है। सीमेंट उद्योग के लिए राजस्थान में जो आदर्श जिला है वो चित्तौड़गढ़ है, क्योंकि यहाँ पर कच्चे माल की आपूर्ति या कच्चे माल की जो उपलब्धता है वो ज़्यादा है। और सीमेंट के लिए कच्चा माल क्या होता है? जिप्सम, कोयला, चूना पत्थर, ये होता है जो यहाँ पर सर्वाधिक पाया जाता है, या इसके लिए यहाँ पर आदर्श कंडीशन पाई जाती है। अब राजस्थान में सीमेंट कारखाने कौन कौन से? कुछ इम्पोर्टेंट नाम है, जैसे बिरला सीमेंट, हम नाम सुनते हैं बिरला सीमेंट, ये कहाँ का? इसका कारखाना कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। मंगलम सीमेंट कोटा में, जेके वाइट सीमेंट नागौर में, श्री सीमेंट ब्यावर में, और जेके सीमेंट निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़। थोड़ा ध्यान रखना है, जेके वाइट ये नागौर में है, स्पेशल गोटन में। जेके वाइट कहाँ पर है? गोटन में। और जेके सीमेंट, जेके वाइट गोटन में नागौर में, और जेके सीमेंट निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़। ये सवाल ऐसे आ सकता है कि निम्न कारखानों को उनके शहर से मिलाइए, तो बिरला सीमेंट चित्तौड़गढ़ में, मंगलम कोटा, जेके नागौर, जेके वाइट नागौर, श्री सीमेंट ब्यावर, और जेके सीमेंट निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़। और राजस्थान में चीनी उद्योग की प्रथम मिल थी द मेवाड़ शुगर मिल, भोपाल सागर में। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो चित्तौड़गढ़ में 1932 में स्थापित हुई थी, द मेवाड़ शुगर मिल। तो सूती वस्त्र की कृष्णा मिल ब्यावर में, सीमेंट की लाखेरी बूंदी में, और चीनी की ये भी चित्तौड़गढ़ में है, द मेवाड़ शुगर मिल। तो तीनों उद्योगों की जो प्रथम मिल है वो याद रखना है। और अन्य जो शुगर मिल हैं वो श्री गंगानगर सार्वजनिक क्षेत्र में है, और केशोराय पाटन बूंदी ये सहकारी क्षेत्र में है, तो ये भी ध्यान रखना है। राजस्थान की जो बूंदी चीनी मिल है वो सहकारी क्षेत्र की है, श्री गंगानगर सार्वजनिक है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब सेज क्या है? सेज है विशेष आर्थिक क्षेत्र या स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ सेज, ये इसका पूरा नाम है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये होता है तीव्र औद्योगिक विकास और रोजगार साधनों में वृद्धि हेतु स्थापित किया गया राजस्थान सरकार द्वारा सेज। और सबसे बड़ा सेज कहाँ पर है? सीतापुरा जयपुर में, ये भी ध्यान रखना है। अब किसी भी देश या किसी भी समाज की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की जीवन रेखा क्या कहलाती है? ये कहलाती है परिवहन व्यवस्था। परिवहन है वहाँ के आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की जीवन रेखा कहलाती है, याद रखना है। यहाँ पर पर्यटन कुछ भी दे सकता है, तो परिवहन होता है वो। भारत में प्रथम रेल कहाँ चली थी? मुंबई से थाने 1853 में। और राजस्थान में कहाँ चली थी? बांदीकुई से आगरा फोर्ट 1874 में, ये याद रखना है। भारत में मुंबई से थाने 1853 में, और राजस्थान में बांदीकुई से आगरा फोर्ट 1874 में। अब राजस्थान में 2 रेलवे जोन भी है, टोटल रेलवे जोन 19 है, उनमें से 2 राजस्थान में हैं, जिनमें उत्तर पश्चिम रेलवे जोन जयपुर में, और पश्चिम मध्य रेलवे जोन जो हाड़ौती क्षेत्र में है, कोटा बूंदी में। यहाँ पर पश्चिमी मध्य रेलवे जोन है, और उत्तर पश्चिम रेलवे जोन ये जयपुर में ज़्यादा बड़ा है, वो उत्तर पश्चिम रेलवे जोन ज़्यादा राजस्थान में कवर करता है। अब राजस्थान में 4 रेलवे मंडल हैं। रेलवे मंडल कितने? 4, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा। अब जयपुर मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी जून 2015 से, ये याद रखना आपको, जून 2015 से मेट्रो चली थी राजस्थान में। अब राजस्थान का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा सांगानेर जयपुर, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है सांगानेर जयपुर, सबसे व्यस्तम है। अब चंबल अभयारण्य क्यों प्रसिद्ध है? ये घड़ियाल और मगरमच्छ के संरक्षण के लिए चंबल, कोटा है, चंबल नदी के आसपास जो इलाका क्षेत्र है उसमें बनाया गया है, घड़ियाल और मगरमच्छों के संरक्षण के लिए। अब राजस्थान के कुछ प्रमुख मंदिर, जैन मंदिर है, जैन मंदिर ये ध्यान रखना आपको, जैन मंदिर ऋषभदेव उदयपुर में है, रणकपुर पाली जैन मंदिर, देलवाड़ा सिरोही ये भी जैन मंदिर, ये 3 जैन मंदिर आपको याद रखने हैं। अब राजस्थान में पर्यटन के विकास के लिए RTDC का मुख्यालय जयपुर एक स्थापना की गई। RTDC की स्थापना की गई। RTDC
राजस्थान पर्यटन विकास कॉरपोरेशन निगम की स्थापना की गई 1978 में, ये भी ध्यान रखना आपको, पर्यटन के विकास के लिए। अब राजस्थान के प्रमुख महोत्सव, पतंग महोत्सव जयपुर में होता है, ऊंट महोत्सव बीकानेर में होता है, मरु महोत्सव जैसलमेर में, और थार महोत्सव बाड़मेर में। यही इनका क्रम भी है, इसी प्रकार से होता है ये, तो ये क्रम भी आपको याद रखना है। पतंग महोत्सव, ऊंट महोत्सव, मरु महोत्सव और थार महोत्सव। पतंग महोत्सव जयपुर, ऊंट महोत्सव बीकानेर। कैमल फेस्टिवल भी आ सकता है ऐसे नाम। मरु महोत्सव को डेजर्ट फेस्टिवल भी कहते हैं, थार महोत्सव को थार फेस्टिवल कहते हैं बाड़मेर में। अब सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ था राजस्थान सरकार द्वारा। सूचना के अधिकार के तहत कानून बनाने वाला प्रथम राज्य था वो राजस्थान था, ये ध्यान रखना है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को लागू किया, इसके तहत कानून बनाने वाला प्रथम राज्य था वो राजस्थान था। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार एक्ट 2009 में जो बना था, इसको लागू राजस्थान में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, और इसका मुख्य उद्देश्य तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। चाइल्ड हेल्पलाइन, ये आपको नंबर याद रखने हैं, 1098 कह सकते हैं या ऐसे कह सकते हैं 1098। राजस्थान संपर्क पोर्टल 2019 में लागू हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य था जनसामान्य की शिकायतों को दर्ज करना और निवारण करना। हम घर बैठे 181 पर कॉल करके, 181 कॉल सेंटर नंबर है, इस पर कॉल करके हम कोई भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं प्रशासन संबंधी। अब भूदान आंदोलन शुरू हुआ था 18 अप्रैल 1951 को। किसने किया था? ये था विनोबा भावे। इसके सूत्रधार थे, प्रणेता थे, ये भी विनोबा भावे थे। वो शुरुआत हुई थी ये तिरुचिपल्ली तेलंगाना से हुई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जमीनी स्वामित्व से उत्पन्न समस्याओं को दूर करना। जमीनी जो विषमता थी, गरीबों के पास या कम होना, या जो साहूकार सेठ साहूकार थे इनके पास अधिक ज़मीन होना, तो ये जो ज़मीन के बारे में या भू विषमताएं थी, इनको दूर करने के लिए आंदोलन चलाया गया विनोबा भावे द्वारा 18 अप्रैल 1951 को तिरुचिपल्ली तेलंगाना से। और इसका मुख्य क्या था कि ये लोग अपनी ज़मीन है, सेठ साहूकार जो भी धनवान लोग हैं, वो 1/6 वहाँ हिस्सा अपना दान करेंगे। अस्पृश्यता, छुआछूत जिसे हम कहते हैं छुआछूत, अस्पृश्यता को अपनी भाषा में छुआछूत कहते हैं। अस्पृश्यता, इसका उल्लेख हमारे संविधान में अनुच्छेद 17 में है, ये भी ध्यान रखना है। और इसके लिए जो अधिनियम बना था वो 1955 में बना था। अब राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना, महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्थापना की गई 15 मई 1999 को। इसमें 1 सदस्य और 3 अन्य सदस्य होते हैं, और इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। वर्तमान में कौन है अध्यक्ष? रेहाना रियाज चिश्ती, ये भी ध्यान रखना आपको। राजस्थान महिला आयोग का जो अध्यक्ष हैं वो रेहाना रियाज चिश्ती है, और कार्यकाल 3 वर्ष होता है। 1 अध्यक्ष होती है और 3 अन्य। घरेलू महिला हिंसा निरोधक अधिनियम है 2005 में पारित हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2015 से हुई थी, ये भी ध्यान रखना आपको, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। ये योजना इम्पोर्टेंट है, तो ये भी इम्पोर्टेंट योजना है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी, और इसके जो शुरुआत करने वाले विभाग हैं वो भी ध्यान रखना आपको। महिला और बाल विकास मंत्रालय पहला, दूसरा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, तीसरा था मानव संसाधन मंत्रालय, जिसे अभी शिक्षा मंत्रालय कहा गया है, वर्तमान में इसका नाम शिक्षा मंत्रालय है। और इस जो योजना थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य याद रखना आपको। कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, विद्यालयों में बालिका नामांकन को बढ़ाना, शिक्षा अधिकार के एक को लागू करना, और विद्यालयों में बालिका शौचालयों का निर्माण करना, इसका मुख्य उद्देश्य थे। हिंदू उत्तराधिकार दत्तक ग्रहण और संरक्षण अधिनियम कब हुआ था पारित? ये 2006 में इसके प्रति कानून बनाए थे। दहेज निषेध अधिनियम, ये भी ध्यान रखना, 1961 में। और बाल विवाह निषेध, ये 1925 में बना था, लेकिन बाद में इसमें संशोधन होते गए, 1986 में हुआ था और 2006 में भी हुआ था। नेक्स्ट है चुनाव से संबंधित है। एक ईवीएम से अधिकतम कितने उम्मीदवारों की वोटिंग हो सकती है? एक ईवीएम से अधिकतम 16, ये ध्यान रखना आपको। 16 उम्मीदवार है, वो एक ईवीएम जो मशीन होती है उस पर 16 उम्मीदवार एक साथ उनकी लिस्ट होती है, उन्हें 16 आदमियों की उम्मीदवारों की लिस्ट उसमें लगी होती है, तो 16
से अगर अधिक है तो उसके लिए हमें दूसरी ईवीएम की व्यवस्था करनी पड़ती है। अगर 16 उम्मीदवारों से अधिक हैं तो उनके लिए दूसरी ईवीएम लगाई जाती है। तो एक ईवीएम में अधिकतम 16 उम्मीदवारों की वोटिंग हो सकती है। वीवीपैट क्या है, ये आपको नाम याद रखना है, वोटर वेरीफाइल पेपर ऑडिट ट्रायल। वोटर वेरीफाइल पेपर ऑडिट ट्रायल। स्वीप कार्यक्रम क्या है, ये मतदाताओं को सूचित और सूचित मतदान करने के लिए चलाया गया। ये सूचित क्या होता है, जो से गांठ वाला होता है जिसको हम शंकर वाला कहते हैं, निष्पक्ष मतदान होता है सूचित, और सूचित होता है वो जागरूकता के साथ। एक तो निष्पक्ष मतदान और एक जागरूक मतदान, ये दोनों सूचित और सूचित होता है। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वाला, फिशिंग और स्पूफिंग। ये क्या है, फिशिंग और स्पूफिंग, ये है साइबर फ्रॉडिंग। क्या है, साइबर फ्रॉडिंग। नेक्स्ट है ग्रामीण और जो प्रशासन है उससे संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था उससे संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसको लागू किया गया। पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक कानून बनाया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और ये व्यवस्था थी वो त्रिस्तरीय की गई, त्रिस्तरीय व्यवस्था, और 29 कार्यों का इसमें उल्लेख है। ये सब चीज फैक्ट आपको याद रखने हैं। पंचायती राज व्यवस्था में, त्रिस्तरीय व्यवस्था में राजनीतिक प्रमुख और प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। जो त्रिस्तरीय व्यवस्था थी उसमें पंचायती राज ग्रामीण स्तर पर, जिसको हम ग्रामीण प्रशासन या ग्रामीण स्वशासन कहते हैं, वहाँ पर ग्राम पंचायत होती है। उसका जो मुखिया होता है ग्राम पंचायत का वो सरपंच होता है, और प्रशासनिक जो मुखिया होता है वो वीडीओ होता है, जिसको हम ग्राम सेवक कहते हैं। दूसरे स्तर पर होती है पंचायत समिति, जिसका प्रधान कहते हैं, और इसका जो मुख्य होता है वो बीडीओ होता है, खंड विकास अधिकारी। प्रशासनिक जो प्रधान होता है वो खंड विकास अधिकारी होता है। तीसरा है जिला परिषद, जिसका प्रमुख जिला प्रमुख होता है, और प्रशासनिक प्रमुख होता है वो सीईओ होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। नेक्स्ट है पंचायत राज व्यवस्था में चुनाव कराने का कार्य किसका जिम्मे है, ये राज्य चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं, और बाकी जितने भी एमएलए एमपी के चुनाव होते हैं वो केंद्रीय चुनाव आयोग या करवाया जाता है। जबकि पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव होते हैं वो राज्य चुनाव आयोग करवाता है। सरपंचों को कैसे हटाया जा सकता है, विश्वास प्रस्ताव द्वारा सरपंचों को हटाया जा सकता है। और ग्राम पंचायतों की बैठकें न्यूनतम 2 प्रति बैठक माह में 2 होनी चाहिए, हर महीने 2 होनी चाहिए कम से कम ग्राम पंचायत की बैठक। और ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, पंचायत समिति के सदस्यों की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष, जबकि ग्राम पंचायत के सदस्यों की न्यूनतम वर्ष 21, न्यूनतम उम्र है वो 21 वर्ष होती है ग्राम पंचायतों की, जबकि पंचायत समितियों के सदस्यों की उम्र 25 वर्ष होती है। ये ध्यान रखना आपको। ग्राम सभा क्या होती है, ये राजस्व ग्राम के सभी मतदाता सदस्यों के जो इसके सदस्य होते हैं ग्राम सभा के, और ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण होता है, क्योंकि सभी प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं इस सभा में, तो इसलिए ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है ग्राम सभा। और इसकी प्रति 3 माह में एक बैठक होती है, यानी हर 3 महीने से एक बैठक। और कब कब होगी ये भी तारीखें फिक्स हैं, ये तारीखें आपको याद रखनी है, 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। अब ग्राम न्यायालय ये 2008 के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया। पंचायत स्तर पर ही शीघ्र और सुलभ न्याय प्रदान करने हेतु ये ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई। और पहला जो ग्राम न्यायालय है वो याद रखना आपको राजस्थान के बस्सी जयपुर में स्थापित किया गया। अब आ गया नगरीय स्वशासन संस्था के प्रमुख होते हैं वो महापौर या तो सभापति कहलाते, या तो महापौर मेयर, जिसको मेयर कहते हैं हम, मेयर या महापौर कहते हैं, या सभापति कहते हैं। अब नगरीय स्वशासन संस्थाओं के सदस्य इनको क्या कहते हैं, पार्षद। और नगरीय संस्थाओं के लिए जो जनसंख्या का प्रावधान है वो क्या है, ये ध्यान रखना आपको। नगर पालिका होगी वो 15,000 से 1 लाख की जनसंख्या होगी, वहाँ पर नगर पालिका होगी। नगर परिषद 1 लाख से 5 लाख तक, और नगर निगम 5 लाख से अधिक जो जनसंख्या होगी वहाँ पर नगर निगम की स्थापना होगी। नगरीय राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा कब किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया, 74वें संविधान संशोधन, जबकि ग्रामीण संस्थाओं को वो 73वें संविधान, ये ध्यान रखना आपको। और ये लागू हुआ था 1993 में। अब पारिक दुर्ग क्या होता है, जिसके चारों ओर दलदली पानी की खाई भरी, ये एक दुर्ग का प्रकार है पारिक। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर दलदली पानी की खाई भरी हुई हो वो पारिक दुर्ग कहलाता है। अब बूंदी दुर्ग, इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं आपको याद रखना है। इसका निर्माण 1534 में राव बर सिंह द्वारा करवाया गया, और इसमें 76 साल यंत्रशाला, बादल महल और अनिरुद्ध महल, ये 2 महल आपको याद रखना है, बादल महल और अनिरुद्ध महल। ये कहाँ पर है, बूंदी दुर्ग में। स्थापना किसने की थी, निर्माण किसने कराया था 1534 में, राव बर सिंह ने।
अब लोहागढ़ ये भरतपुर में स्थित है, महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित है और इसको एक अजय दुर्ग और मिट्टी का दुर्ग भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि इस दुर्ग को कोई जीत नहीं सकता, इसलिए इसे जीत नहीं सका इसलिए अजय दुर्ग कहते हैं। और ये मिट्टी की दीवारें, बड़ी बड़ी मिट्टी की दीवारें बनाई गई हैं, इसलिए इसे मिट्टी का दुर्ग भी कहते हैं। अगला रणथंभौर दुर्ग, ये सवाई माधोपुर के हैं, चौहान शासकों द्वारा निर्मित, इसमें 9 लखा दरवाजा हैं, ये ध्यान रखना है। अमीर महल इसमें है, 32 खंभों की छतरी है और त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है, तो रणथंभौर दुर्ग भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है जालोर दुर्ग, ये सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है, तो ये जो भी फैक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर दिखाए गए हैं। जो परमार शासकों द्वारा, जिनमें थे धारावास और मुंज द्वारा निर्मित है, तो ये जालोर दुर्ग कहाँ पर है, जिसको स्वर्णगढ़ भी कहते हैं, स्वर्णगढ़, जालोर दुर्ग को स्वर्णगढ़ भी कहते हैं, यानी सोने का गढ़। परमार शासक धारावर्ष और मुंज द्वारा निर्मित है ये। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर करें, और इसकी जो PDF है वो आपको जाकिर सर जी के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी आपको, जाकिर सर जी के, वहाँ पर जाके सर्च करना, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी। अब चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, ये मत्स्याकार है, पहाड़ी है चित्रकूट, उसके ऊपर स्थित है, ध्यान रखना है। चित्रकूट जो पहाड़ी है वो मछली के आकार की है और इसमें 7 दरवाजे हैं। और इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर कीर्ति स्तंभ है जो रणकुंभा द्वारा निर्मित है, 9 मंजिला है, 122 फुट ऊंचा है, तो ये सब चीज़ें फैक्ट आपको याद रखने हैं। 9 मंजिला है, 122 फुट ऊंचा है। और इसी के अंदर विजय स्तंभ है जो 9 मंजिला है, देवी देवताओं से उत्कीर्ण मूर्तियाँ इसमें सज्जित हैं, इसलिए इसे कहते हैं भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहते हैं, विजय स्तंभ को, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियां चारों ओर लगी हुई है। अगला है कुंभलगढ़ दुर्ग, ये राणा कुंभा द्वारा बनाया गया या इसका पुनर्निर्माण करवाया गया, इसको कुंभल मेर भी कहते हैं, ये इसका उपनाम है कुंभल मेर। और इसको जो शिल्पी था, डिजाइनदार था वो मंडन, तो ये ध्यान रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था, मंडन। और इसके 9 दरवाजे हैं, चित्तौड़गढ़ में 7 दरवाजे हैं जबकि कुंभलगढ़ के 9 दरवाजे हैं। और इस कटारगढ़ ये सबसे ऊंचा भाग है, जिसको कुंभलगढ़ की आंख भी कहते हैं, कुंभलगढ़ की आंख भी कहा जाता है। कटारगढ़ जिसे कुंभलगढ़ की आंख भी कहते हैं, ये सबसे ऊंचा भाग है जहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, ये भी ध्यान रखना आपको। और यहाँ पर अन्य स्थल हैं जिनमें जालीवाव बावड़ी है, महामदेव कुंड है, कुंभ स्वामी मंदिर है और पृथ्वीराज की छतरी है, ये सब फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है आमेर दुर्ग, ये जयपुर में स्थित है, हिंदू मुस्लिम शैली के समन्वय से निर्मित है ये, तो ये ध्यान रखना आमेर दुर्ग, क्योंकि ज़्यादातर मुस्लिम जो मुगलों के संबंध स्थापित थे या मुगलों का जो प्रभाव था वो जयपुर, अलवर और जयपुर, अलवर और बीकानेर में आपको देखने को मिलेगा। इस वजह से ये जो दुर्ग है ये हिंदू मुस्लिम शैली से समन्वय है, बना हुआ है। और इसके जो गणेश पोल दरवाजा है, इस पर शीला देवी का मंदिर है, ये ध्यान रखना आपको। तो शीला देवी का मंदिर किस दुर्ग के अंदर है, आमेर दुर्ग के अंदर। नेक्स्ट है गागरोंद का दुर्ग, झालावाड़ में स्थित है, काली सिंध और आऊ नदियों के संगम पर, ये ध्यान रखना आपको, काली सिंध और आऊ नदियों के संगम पर स्थित है। और ये एक जल दुर्ग है जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है ये। नेक्स्ट है सोनार का किला, जैसलमेर में स्थित है, और ये पीले बलुआ पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसको पीला है, जो जैसे ही सूरज की किरणें इस पर पड़ती है ये सोने के जैसा दिखता है, इसलिए इसको गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है। अब मंदिरों का विकास जो भारत में हुआ था वो गुप्त काल से माना जाता है। राजस्थान के प्रमुख मंदिर 1-2 याद रखने आपको, शस्त्र बहु या सास बहु का मंदिर कहाँ पर है, उदयपुर में नागदा जगह है। जगदीश मंदिर कहाँ पर है, उदयपुर में है। अंबिका माता मंदिर जगत उदयपुर में है। एकलिंग जी का मंदिर है वो उदयपुर में है। 4 भुजनाथ मंदिर राजसमंद में है। भणदेवरा मंदिर है वो 12 में है। और कमलेश्वर महादेव मंदिर बूंदी में है। सूर्य मंदिर, ये ध्यान रखना, सूर्य मंदिर जो है वो झालरापाटन झालावाड़ में है।
मोलेला मूर्ति कला, ये मिट्टी से निर्मित है, राजसमंद जिले में, ध्यान रखना है। मोलेला कहाँ की प्रसिद्ध है? राजसमंद की, जो मिट्टी से निर्मित विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ, खिलौने आदि बनाए जाते हैं। टेराकोटा क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाना, इसको टेराकोटा कहते हैं। नेक्स्ट है देवल या छत्रियाँ क्या कहलाती है? देवल और छत्रियाँ वो होती है जो शासकों या श्रेष्ठ वर्ग, महाजन वर्ग होता है, उनके द्वारा अपने पूर्वजों की याद में बनवाए गए स्मारक होते हैं, इनको देवल कहा जाता है। और राजस्थान में विभिन्न प्रकार की, कई प्रकार की छतरियाँ हैं, उनमें देख लो प्रमुख हैं मुंशी महारानी की छतरी अलवर, इंपॉर्टेंट है। 84 खंभों की छतरी बूंदी, गोपाल सिंह की छतरी करौली, और शेटों की छतरी ये रामगढ़ झुंझुनू में। तो ये ध्यान रखना आपको, मुंशी महारानी 84 खंभों की छतरी बूंदी में, गोपाल सिंह की छतरी करौली में, और शेटों की छतरी रामगढ़ में। नेक्स्ट है अब चित्रशैलियाँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान की चित्रशैलियाँ और उनके रंग और वृक्ष, उन चित्रशैलियों में क्या क्या दिखाए गए। जैसे बीकानेर या जोधपुर है, पीला रंग है और आम का पेड़ है, वो यहाँ पर सर्वाधिक दिखाया गया है। जयपुर और अलवर है, यहाँ पर हरा रंग दिखाया गया है, और वृक्षों में पीपल हैं, और विशेषतः मोर और घोड़ा भी यहाँ पर चित्रित किया गया है, तो ध्यान रखना ये सब फैक्ट। उदयपुर में लाल और कदम का वृक्ष है, और विशेषतः चकोर पक्षी और हाथी पशु के रूप में दिखाया गया है। कोटा में नीला रंग और खजूर के वृक्ष दिखाए गए हैं। किशनगढ़ में सफ़ेद गुलाबी रंग और केले के वृक्ष दिखाए गए हैं। बूंदी में सुनहरा रंग और खजूर वृक्ष। तो सुनहरा रंग कहाँ पर है? बूंदी में। नाथद्वारा, यहाँ पर गाय के चित्र सर्वाधिक मिलेंगे आपको नाथद्वारा शैली में। तो ये शैलियाँ और इनके रंग और वृक्ष आपको याद करने पड़ेंगे। बनी ठनी एक चित्र है जो किशनगढ़ चित्र शैली में निर्मित है, जिसको नारी सौंदर्य का अनुपम चित्र कहते हैं, भारत की मोनालिसा कहते हैं। और ये मुगल प्रभावित चित्र शैलियाँ, ये आपको बताना ध्यान में, आमेर, जोधपुर और बीकानेर, ये 3 ऐसी शैलियाँ जिन पर मुगलों का सर्वाधिक प्रभाव रहा था। तो ये थी दोस्तों आपके कक्षा 8 की राजस्थान अध्ययन की पुस्तक का सारांश, जो मैंने लगभग कम समय में आपको 40-42 मिनट में आपको कंप्लीट कर दिया। तो आपको आने वाले एग्ज़ाम में इसका भरपूर फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब, चैनल को अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।